ऑलराइट, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? बच्चों, कैसी चल रही है पढ़ाई? तो आज हम आपसे बात करने वाले हैं इस सेशन में प्योरली इंडक्टिव सर्किट के बारे में। तो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन, प्योरली इंडक्टिव सर्किट होता क्या है? तो समझना, एक ऐसा नेटवर्क जो कि एसी पावर्ड हो और उसके अंदर बच्चों सिर्फ और सिर्फ एक इंडक्टर लगा हो। इसके अंदर ना कोई रजिस्टर हो और ना कोई कैपेसिटर हो, कुछ भी ना हो, सिर्फ और सिर्फ क्या हो, एक इंडक्टर हो, ये क्वाइल हो, दैट्स इट। ऐसे ऐसे सर्किट को बच्चों हम क्या बोलते हैं? प्योरली इंडक्टिव सर्किट बोलते हैं। क्लियर? चलो, बहुत बढ़िया। तो ये जो देख रहे हैं आप क्वाइल, है ना, ये है क्या? इट इज नथिंग बट एन इंडक्टर। चलो लिख लेते हैं यहाँ पे, इंडक्टर। ठीक है, दिस इज नथिंग बट एन इंडक्टर। मेंशन कर लो इसे यहीं पे। बच्चों, इसे एसी पावर्ड किया गया है, ये जो देख रहे हैं आप, दिस इज नथिंग बट द एसी पावर्ड सोर्स। तो यहां से किसी एक मोमेंट पे कितना ईएमएफ अप्लाइड है? तो बच्चों, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, इतना ईएमएफ यहाँ से अप्लाइड है बच्चों। और ये जो डायरेक्शन देख रहे हो ना, ध्यान रखना, एसी अल्टरनेटिंग करंट अपना डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज करते रहता है, करेक्ट ना? तो ये जो डायरेक्शन देख रहे हो आप, मान लो किसी मोमेंट पे करंट इधर जा रहा था और उसी टाइम आपने क्या किया, आपने खिचिक करके फोटो खींच लिया, राइट? ऐसे खिचिक फोटो खींच लिया और उसका उसका एक प्रिंट यहाँ पे रख दिया। तो ये किसी मोमेंट का, ये सब कुछ मोमेंटरी है, किसी एक पार्टिकुलर मोमेंट का ये मूवमेंट दिखाया गया है बच्चों। तो यहाँ पे यहाँ पे मान लो उस मोमेंट पे इधर करंट आई फ्लो कर रहा था। तो बच्चों, ये करंट आई कितना होगा? ओहो बच्चों, यही तो पता करना है, यही चीज तो निकालनी है अपने को, कि जब कभी भी आपके पास एक प्योरली इंडक्टिव नेटवर्क हो, प्योरली इंडक्टिव सर्किट हो और वो एसी पावर्ड हो बच्चों, तो वहां पे करंट का इक्वेशन क्या है जब वोल्टेज अप्लाइड ई नॉट साइन ओमेगा टी हो। तो ये वन बाय वन करके अभी देखेंगे। ध्यान देना बच्चों, ये जो इंडक्टर देख रहे हैं आप, राइट, इसका अपना अपना खुद का इंडक्टेंस होता है और उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल से। जो यहाँ पे एल दिया गया है ना, ये किसका है बच्चों? इस कॉइल का इंडक्टेंस की वैल्यू है। और बताना मुझे, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ये जो एल है क्या? इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस है। आपका काम क्या है बच्चों? आपका काम है कमेंट करना कि इसकी एसआई यूनिट क्या होती है। ठीक है, ये हैशटैग कमेंट करो। ठीक है, कि ये जो कॉइल है, इसका इसका इंडक्टेंस, हम इंडक्टेंस जो भी है एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको बताना है कि इंडक्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, करेक्ट? चलो आ जाओ बच्चों। बच्चों, आओ इस कहानी को हम अब आगे बढ़ाते हैं। लेट अस कंसीडर लेट अस कंसीडर कंसीडर एन एसी एसी सर्किट, AC circuit which consists of AC circuit which consist of an inductor only, an inductor only। बच्चों, इस AC पावर्ड सोर्स में, इस AC पावर्ड नेटवर्क में सिर्फ और सिर्फ एक इंडक्टर लगा हुआ है, तभी तो इसका नाम है प्योरली इंडक्टिव सर्किट। क्लियर? चलो आ जाओ। तो बच्चों, यहाँ पे यहाँ पे जो अप्लाइड ईएमएफ है आपका, है ना, अप्लाइड ईएमएफ है, अप्लाइड ईएमएफ अप्लाइड ईएमएफ बच्चों इज गिवन बाय E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। इतनी बात क्लियर है बच्चों? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। अब ध्यान से सुनना इस बात को, कि जैसे ही इस एसी पावर्ड सोर्स से करंट फ्लो किया और इंडक्टर के अंदर गया बच्चों करंट, तो क्या होगा? आपको पता है कि इस इंडक्टर के अंदर एक एक ईएमएफ सेटअप होगा। बट बच्चों, ओ ईएमएफ बैक ईएमएफ होगा। मतलब क्या है कि जैसे ही यहाँ पे आपने ईएमएफ सेटअप किया,
तो बच्चों इस इंडक्टर के अंदर एक एक इसकी जो जो सेल्फ इंडक्टेंस है ना, इसकी वजह से क्या होगा, इसके अंदर एक बैक ईएमएफ डेवलप हो जाएगा। और उस बैक ईएमएफ को ध्यान रखना, उस बैक ईएमएफ को बच्चों यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, उस बैक ईएमएफ को मैं इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलूँगा, है ना, EIND। और ये कितना होगा, -LdI/dt। अब ऐसा क्यों हुआ, ये ध्यान से सुनना। एसी में डायरेक्शन तो चेंज होता है, बट ये साथ साथ बच्चों अपना मैग्नीट्यूड भी वेरी कराता है। और इसमें जब वेरिंग मैग्नीट्यूड का कोई करंट फ्लो करेगा, राइट, वेरिंग मैग्नीट्यूड का कोई करंट फ्लो करेगा बच्चों, तो इसके अंदर एक ईएमएफ अपने आप इंड्यूस्ड हो जाएगा। अब ये सारी कहानी आपने पढ़ रखा है पिछले चैप्टर में, राइट। वो सब कहानी आपको आता है कि कैसे एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, वो कितना होगा, और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ -LdI/dt कैसे हुआ, ये सब कुछ पढ़ रखा आपने। तो बस यहाँ पे ध्यान इतना देना है कि इस इंडक्टर के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गोइंग टू बी गिवन बाय बच्चों -LdI/dt। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। एक छोटी सी चीज और समझना, पहले इस पार्ट को लिख लो यहाँ पे, इस चीज को यहाँ पे लिख लो बच्चों। EMF इंड्यूस्ड, EMF इंड्यूस्ड ऐसे लिखते हैं, बैक EMF वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, बैक EMF इंड्यूस्ड इन द इंडक्टर, है ना, बैक EMF इंड्यूस्ड इन द इंडक्टर, EIND इज गोइंग टू बी इक्वल टू हाउ मच, -LdI/dt। बच्चों इतनी बात क्लियर है क्या सबको? बहुत बढ़िया। अच्छा चलो एक कहानी पूछता हूँ आपसे मैं। बच्चों मान लो आपके पास एक रजिस्टर है, और इस रजिस्टर के अंदर आपने कुछ करंट वरेंट फ्लो करवाया, राइट। तो बच्चों इस रजिस्टर का अपना खुद का क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। और ये रेजिस्टेंस क्या करता है, ये रेजिस्टेंस इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है ना, उसके लिए एक ऑब्स्टिकल क्रिएट करता है। यानी बेसिकली बच्चों रेजिस्टेंस इज नथिंग बट द ऑब्स्टिकल इन द पाथ ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? बात समझ आई? ठीक है। इसी तरीके से जो कॉइल देख रहे हो आप ना बच्चों, इस कॉइल के अंदर भी जैसे ही एसी पास करता है, राइट, तो बच्चों इसके अंदर भी एक ऑब्स्टिकल होता है, बट हम उस ऑब्स्टिकल को रेजिस्टेंस नहीं बल्कि बच्चों हम उसे XL से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसे हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो जो ये XC है, ध्यान से सुनना, ये जो XC है बच्चों, सॉरी XL है, ये जो XL है ये क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है। लिख देता हूं मैं इसे यहाँ पे, दिस इज नथिंग बट द इंडक्टिव रिएक्टेंस, और ये क्या है, ये बच्चों ऑब्स्टिकल है, जो कि इसमें जो भी करंट फ्लो करेगा उसके पाथ में ऑब्स्टिकल क्रिएट करेगा। इट इज द ऑब्स्टिकल in the path of the flow of this electric current which is flowing through this inductor। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। तो एक एक्सेल के बारे में भी हमें कहानी सुनने को मिली कि इसके अंदर भी एक ऑब्स्टिकल होता है जो एक्सेल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे बच्चों कहानी बताना मुझे, एक तो ये अप्लाइड ईएमएफ है आपका, और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है। एक तो यहाँ से जो अप्लाइड ईएमएफ है, और इसके अंदर एक बैक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, करेक्ट, जो कि हमने लिख दिया -LdI/dt। तो बताओ बच्चों इस पूरे नेटवर्क में नेट ईएमएफ कितना है? तो आप बोलोगे नेट ईएमएफ दैट इज गोइंग टू बी गिवन बाय E नेट। तो बोलेंगे ठीक है, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ये आपका बच्चों अप्लाइड ईएमएफ है, और ये आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ है। क्या दिक्कत है? अप्लाइड ईएमएफ किसके बराबर है बच्चों, E0 sin ओमेगा टी के प्लस, और इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके बराबर है, -LdI/dt। अब ध्यान देना, ये जो माइनस साइन है इसकी भी अपनी एक स्टोरी है। पिछले वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि बच्चों इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है वो क्या करता है, वो अपने ही कॉज का अपोज करता है, मतलब जिसकी वजह से ये पैदा हुआ है उसी को मारता है। ये कहानी पता है ना आपको? तो इसीलिए ये नेगेटिव साइन दिया गया है बच्चों। ये देखो इसमें ईएमएफ क्यों इंड्यूस्ड हुआ, इसमें ईएमएफ इसलिए इंड्यूस्ड हुआ बच्चों क्योंकि यहाँ से एक वेरिंग एसी करंट जा रही है, करेक्ट ना। तो जिसकी वजह से
जिसके वजह से ये EMF पैदा हुआ है उसी को क्या करता है, ये अपोज करता है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आया हुआ है। जब आप इसे सॉल्व करोगे बच्चों तो आपको मिल जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एल डी आई बाई डी टी। ध्यान से देखना इस चीज को, ये है आपका नेट EMF अप्लाइड, नेट EMF अप्लाइड इन द इंटायर नेटवर्क। रुको थोड़ा सा ना बच्चों, इसे मैं नीचे ला देता हूँ, ठीक है, थोड़ी सी लाइफ इजी हो जाएगी। इसको भी नीचे लेके आ जाओ, चलो अब इसे सेट करो, अब ये सेट हो जाएगा मोस्टली, यस ठीक है, दैट विल वर्क। तो बच्चों ये रहा हमारा एक इक्वेशन जिसमें हमें पता चल रहा है कि इस पूरे नेटवर्क में कितना नेट EMF अप्लाइड है। क्लियर हो गया? क्लियर, चलो बहुत बढ़िया। बच्चों एक और छोटी सी चीज यहीं पे आपसे जानना चाहूंगा मैं, बताना मुझे कि ओम्स लॉ जो था आपका क्या था। यहाँ पे एक लाइन खींच लेता हूँ, ठीक है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली बच्चों क्या हम V इज इक्वल टू IR लिख लेते थे? तो बच्चों क्या हम V के प्लेस पे E नेट लिख सकते हैं कि नेट वोल्टेज है। और बच्चों इसमें जो भी करंट फ्लो कर रहा है उसको I लिख लिया। और बताना मुझे इस नेटवर्क में क्या रेजिस्टेंस है? नहीं। क्यों भाई? क्योंकि प्योरली इंडक्टिव है, आर है ही नहीं इसके अंदर, तो ये आर क्या हो जाएगा, लड्डू। यानी बच्चों ई नेट इज गोइंग टू बी आई टाइम्स ऑफ जीरो, मतलब जीरो। कहानी समझ में आई? इसी चीज को चलते हम अगले पेज पे। चलो स्विच द पेज, नोट कर लिया इतना आपने? बहुत बढ़िया, चलो आओ बच्चों। सिंस ई नेट इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एल डी आई बाई डी टी। ठीक है बच्चों, डी आई बाई डी टी, ये इक्वेशन हमने डेवलप कर लिया है, करेक्ट। नाउ दिस ई नेट इज इक्वल टू आई आर, करेक्ट। आई आर इज लड्डू, और इसको उठा के यहाँ पे रख लो बच्चों, तो वी आर गोइंग टू गेट ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एल डी आई बाई डी टी। इतनी कहानी क्लियर है क्या सबको? किसी को कोई डाउट? अब ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा बच्चों, इधर जीरो, तो आपको मिल गया ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एल डी आई बाई डी टी। चलो इस एल डी आई बाई डी टी को उस साइड भेजो, तो एल डी आई बाई डी टी, और इस साइड आपके पास क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। बच्चों यहाँ से हमारा टारगेट है इस डी आई को निकालना। बताओ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वगैरह वगैरह करके बताओ क्या मिलेगा। तो आपको मिल जाएगा डी आई इज इक्वल टू एल, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ई नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी। चेक कर लो एक बार दोबारा से, क्लियर है इतनी बात? बच्चों ये जो मिला हुआ है इक्वेशन आपका डी आई के लिए मिला हुआ है, मतलब छोटू सा चेंज इन करंट मिला हुआ है। बच्चों यदि मान लो मुझे चाहिए इंस्टेंटेनियस करंट एट एनी मोमेंट, इस आई को डी आई को आपको आई करना है, तो आप क्या कर दोगे बच्चों, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे। तो लिखते हैं हम ऑन इंटीग्रेटिंग रुक जाओ, ऑन इंटीग्रेटिंग द एबव इक्वेशन क्या मिलेगा बच्चों आपको बताओ, इंटीग्रल डी आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ई नॉट ओवर एल साइन ओमेगा टी डी टी। क्लियर है? 100% क्लियर है बच्चों। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये कौन सा इंटीग्रल किया जा रहा है, इनडेफिनेट इंटीग्रल किया जा रहा है, यहाँ लिमिट नहीं लगाया जा रहा है, इस बात पे भी फोकस करना। तो बच्चों आ जाओ, यहाँ से ये जो पूरा का पूरा पार्ट है आपको क्या बना देगा, आपको आई दे देगा। छोटे छोटे सारे डी आई को आपने इंटीग्रेट कर दिया, आपको आई मिल गया। और यहाँ पे ई नॉट कॉन्स्टेंट है बाहर, एल कॉन्स्टेंट है बाहर। अब आपको मिला बच्चों इंटीग्रल साइन ओमेगा टी डी टी। कोई दिक्कत है किसी को? यहाँ तक सब कुछ क्लियर? बहुत बढ़िया। आ जाओ बच्चों थोड़ा सा मैथ और देख लेते हैं। बताओ मुझे साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है। यहाँ देख लो, साइन थीटा है आपके पास, इसका इंटीग्रेशन बच्चों होता है माइनस कॉस थीटा। यही मान लो मैं लिख दूं साइन 2 थीटा,
इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ? तो आप बोलोगे क्या होगा, माइनस कॉस 2 थीटा, और ये जो 2 है नीचे में डिवाइड हो जाएगा, और साथ साथ में क्योंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रल है तो एक कांस्टेंट भी आ जाएगा। बच्चों इसी तरीके से, इसी पैटर्न पे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है आपको। बताओ, इसको उठाओ और यहाँ पे लिखो i इज इक्वल टू ई नॉट जो है सो है, नीचे में l जो है सो है बच्चों, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रल बताओ, तो आप बोलोगे हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी, और बच्चों यहाँ पे टी के साथ एक ओमेगा मल्टीप्लाइड है, तो ये ओमेगा यहाँ पे नीचे आ जाएगा, प्लस में एक कांस्टेंट। याद रखना बच्चों, ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू होती है बड़ी सी लड्डू यानी 0। ठीक है, इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 0। ये बच्चों इक्वेशंस को सॉल्व करके देखा गया है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0। आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको डायरेक्ट इसे लर्न करना है कि इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, बड़ा सा लड्डू होगा। ठीक है, आ जाओ अब देखना जरा सा यहाँ पे कहानी। i इज इक्वल टू, इस माइनस को बाहर करो तो आपको मिल गया ई नॉट, इस ओमेगा को भी बाहर कर लो तो ओमेगा एल है ना, और ये बन गया बच्चों आपका कॉस ओमेगा टी। कोई दिक्कत किसी को? रुको 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 रुको, ऐसे लिख लो कॉस ओमेगा टी। 100% क्लियर? यही इक्वेशन है, क्योंकि ये कांस्टेंट तो खत्म हो चुका है बच्चों। ये आई का यानी आई क्या है, इंस्टेंटेनियस करंट है। जिस मोमेंट पे एसी पावर सोर्स से ई नॉट साइन ओमेगा टी वोल्टेज अप्लाइड था, उस मोमेंट पे इतना करंट फ्लो कर रहा है। बट बच्चों जो आपका पोटेंशियल का यानी अप्लाइड वोल्टेज का जो इक्वेशन था वो साइन के फॉर्म में था, बट यहाँ करंट का इक्वेशन तो कॉस के फॉर्म में आ रहा है। तो बच्चों कंपेयर करना मुश्किल होगा, एक काम करते हैं, इसको भी साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। करेक्ट, आ जाओ तो देखना जरा सा कहानी। आई इज इक्वल टू माइनस ई नॉट ओमेगा एल एज इट इज, इसको आपको कन्वर्ट करना है तो साइन, अभी मैं लिख देता हूँ इसके बाद चेक करना, ठीक है। साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, कैसे हो गया बच्चों, यहाँ देखो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, ये कौन सा है सेकंड, ये कौन सा है थर्ड, ये कौन सा है फोर्थ। बच्चों पाई बाई टू यानी ये 90 डिग्री, इसमें कुछ भी माइनस करोगे तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाके लैंड करोगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी होता है बच्चों सब पॉजिटिव होता है। करेक्ट ना? ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ये तो याद होगा ना कम से कम, चलो इतना तो याद है, वो सब 10th ग्रेड में पढ़ लिया था। तो बच्चों यहाँ पे जो भी आएगा वो पॉजिटिव होगा। अब साइन पाई बाई टू यानी 90, यहाँ पे इसमें कुछ भी माइनस करोगे तो आप फर्स्ट में लाइन कर जाओगे, और साइन बच्चों 90 डिग्री पे कन्वर्ट होकर कॉस में चला जाता है। इसका मतलब कि इसको सॉल्व करोगे तो वापस आपको क्या मिल जाएगा, कॉस ओमेगा टी, इसीलिए कॉस ओमेगा टी के प्लेस पे ये लिख दिया। क्लियर है इतनी बात? चलो बहुत बढ़िया। सो यहाँ पे एक और कहानी देखना, यहाँ देख लो, साइन माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, माइनस साइन थीटा, मतलब ये माइनस बाहर आ जाता है, ऐसे लग जाता है। ये भी ट्रिग्नोमेट्री का एक रूल है ना। तो यहाँ से बच्चों, यहाँ से आप एक काम करो, ई नॉट एज इट इज रहो, ओमेगा एल रहने दो, और यहाँ पे माइनस कॉमन करो। माइनस कॉमन करोगे तो ये क्या बन जाएगा, साइन, ध्यान देना, साइन ओमेगा टी पहले आ जाएगा और पाई बाई टू बाद में चला जाएगा, और देखो ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो गया, देखो प्लस, ई नॉट ओवर ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ये बच्चों हमारे लिए इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही इक्वेशन है हमारा इंस्टेंटेनियस करंट का, जिसे हमें तलाश थी। अब इसे मॉडिफाई करेंगे, बेशक मॉडिफाई करेंगे, बट देखना बच्चों यहाँ से कहानी जो है अब डाइवर्सिफाई हो जाएगी। सुनना, मुझे चाहिए इस आई को आई मैक्स बनाना है, इस आई को आई मैक्स बनाना है। मतलब बच्चों ये जो भी इंस्टेंटेनियस करंट है, मुझे चाहिए कि किसी भी मोमेंट पे जो मैक्सिमम करंट है उस इंडक्टिव सर्किट में जो फ्लो कर रहा है, मैक्सिमम करंट वो कितना है। तो बच्चों इस पूरे इक्वेशन को देखना जरा सा ध्यान से, यदि आई को मैक्सिमम होना है तो ये आरएचएस वाले वैल्यू भी क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। और बच्चों ये ई नॉट तो ऑलरेडी क्या है, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज है, करेक्ट, तो ये तो ऑलरेडी मैक्सिमम है, ओमेगा एल तो चेंज होगा नहीं, तो बच्चों साइन को ही चेंज होना पड़ेगा, इसी को मैक्सिमम होना पड़ेगा। और आपको कहानी पता है कि बच्चों साइन की मैक्सिमम वैल्यू
इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। कैसे बच्चों? इसका एक बार चेक कर लेना जरा सा। साइन थीटा जो है वो -1 से 1 के बीच में वेरी करता है। यानी साइन यहाँ पे जो भी हो एंगल फर्क नहीं पड़ता, साइन के साथ जो भी एंगल लगा हो एंगल फर्क नहीं डालेगा बच्चों, जो भी एंगल डालना है डाल लो। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, 1 से कभी ज़्यादा नहीं हो सकती, और मिनिमम -1 होगी। अपने को चाहिए कि ये इक्वेशन को मैक्सिमम कराना है, तो साइन की वैल्यू को हमने क्या कर दिया, मैक्स कर दिया, जो कि कितना होगा 1। तो इस तरीके से आई मैक्स, और ध्यान रखना आई मैक्स ही जो मैक्सिमम करंट है वही क्या है, पीक वैल्यू ऑफ करंट है, और उसे आई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी बच्चों आई नॉट आपको क्या मिल गया, तो देखो ये तो 1 हो गया है, आपको मिल गया ई नॉट ओवर ओमेगा एल। ई नॉट ओवर ओमेगा एल कैसे हुआ ये, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 1 हो गया, मैक्सिमम हो गया। तो बच्चों क्या मैं यहाँ पे इसी इक्वेशन को देयरफॉर क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, आई इज इक्वल टू ई नॉट ओवर ओमेगा एल के प्लेस पे बच्चों आई नॉट लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो लिख दिया आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। चेक कर लो एक बार इस इक्वेशन को, और ये इक्वेशन है जिसकी हमें एक्चुअली में तलाश थी। आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, यही है बच्चों इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू। यानी यदि मैं पीछे चलूँ तो यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन मार्क डाल रखा हुआ था ये वाला, बच्चों अब ये क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, और इस करंट के बारे में हमें पता चल चुका है। दिस इज आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। क्लियर है? इस जिस मोमेंट पे इतना वोल्टेज अप्लाइड है यहाँ ना बच्चों, उस मोमेंट पे यहाँ पे करंट आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 दौड़ रही थी। यही है इंस्टेंटेनियस करंट। क्लियर है? ये आई नॉट क्या है बच्चों, पीक वैल्यू ऑफ करंट। ये सारी कहानी आपको आती है। आ जाओ फिर से वापस चलते हैं अपने पेज पे। आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 मिल चुका है। यस, बी हैप्पी, ये चाहिए था अपने को। बट बच्चों अभी तो एनालिसिस करना बाकी है, अभी तो गेम शुरू हो रहा है। यहाँ से देखना जरा सा, आई इज इक्वल टू आई नॉट, देखो आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट ओवर ओमेगा एल लिख लिया आपने। इसी को उठाता हूँ बच्चों मैं, देखना यहाँ पे ना एक काम करता हूँ, एक लाइन खींच लेते हैं, ठीक है, दो पार्ट में कर लेंगे। सिंस आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट ओवर ओमेगा एल, ठीक है, देखते जाना बच्चों। इसे क्या मैं कुछ ऐसे लिख लूँ, इस आई नॉट को यहाँ पे भेज दिया, ठीक है, और ओमेगा एल को इधर ला दिया। यानी बच्चों यहाँ पे ई नॉट ओवर आई नॉट इज इक्वल टू ओमेगा एल लिख दिया गया। जरा सा इस इक्वेशन को ओम्स लॉ से कंपेयर करना, V इज इक्वल टू आई आर, तो V ओवर I इज इक्वल टू आर। बच्चों V वोल्टेज है, I करंट है, E नॉट पीक वोल्टेज है, I नॉट पीक करंट है, पीक वोल्टेज पीक करंट, इसका रेशियो आपको मिला है ओमेगा एल। देखो वोल्टेज ओवर करंट इज गिविंग यू रेजिस्टेंस, वोल्टेज ओवर करंट इज गिविंग यू रेजिस्टेंस। ये क्या है, ऑब्स्टिकल इन द पाथ ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। और बच्चों मैंने यहाँ पे बताया था कि जब बात आती है इंडक्टर की, तो इसके पास जो ऑब्स्टिकल है, जो करंट को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, रोकने की कोशिश करता है, वो XL है। जो बच्चों काम रजिस्टर में रेजिस्टेंस करता है, वैसा ही काम इंडक्टर में इंडक्टिव रिएक्टेंस करता है। तो बच्चों यहाँ पे जो आप देख रहे हो ई नॉट ओवर आई नॉट, जो कि पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज ओवर पीक वैल्यू ऑफ करंट है, इसका रेशियो आपको ओमेगा एल मिला हुआ है। तो क्या बच्चों हम बोल सकते हैं कि ओमेगा एल कुछ और नहीं, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस ही है, ये वही ऑब्स्टिकल है। तो बच्चों देयरफॉर कैन आई राइट दैट दिस ओमेगा एल इज नथिंग बट XL। सोच के देखना, ये जो ओमेगा एल है, देखो इसका रेशियो क्या देगा, इसका रेशियो जो इस केस में रेजिस्टेंस दे रहा है, रेजिस्टेंस क्या है, ऑब्स्टिकल इन द पाथ ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसी तरीके से यहाँ से भी जो रेशियो मिलेगा वो क्या होगा, ऑब्स्टिकल इन द पाथ ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और यहाँ पे ओमेगा एल है। और बच्चों यही ओमेगा एल क्या है, XL है, क्योंकि प्योरली इंडक्टिव के केस में, एक इंडक्टर के केस में जो ऑब्स्टिकल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। क्लैरिटी मिली? चलो आ जाओ। तो बच्चों
एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल मिल चुका है आपको। यहाँ पे देखना जरा सा, ये कहानी अभी चलेगी। एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, ठीक है। एक और बात बताना बच्चों आप यहाँ पे मुझे, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता था, 2π/t। इसे क्या लिखते थे, 2π1/t, और 1/t क्या होता था बच्चों, फ्रीक्वेंसी होता था। यानी इस ओमेगा के प्लेस पे आप क्या 2πf भी लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं बच्चों। तो एक्सएल इज इक्वल टू 2πfl भी हमें एक इक्वेशन मिल गया। क्लियर है, 100% क्लियर है बच्चों। चलो आ जाओ, इन सारी इंफॉर्मेशंस को इकट्ठा राइट हम यूज करने वाले हैं अगले पेज पे। आ जाओ कैसे, देखना, इसे नोट कर लेना पहले, और इस इंफॉर्मेशंस को भी यहाँ पे देख लो ध्यान से। ठीक है बच्चों, डन। चलो स्विच द पेज, रेडी, वेरी गुड, आ जाओ। ओहो ब्यूटीफुल पेज। पहले रुक जाओ, इसको मत देखो, इसको मत देखो, ठीक है, इन दोनों को अभी छोड़ दो, समझना। इक्वेशंस क्या मिला है उसे एक बार नोट कर लो पहले। दो इक्वेशंस हमने डेवलप किए हैं, राइट, कौन कौन से, देखो। E तो ये अप्लाइड वोल्टेज था, E इज इक्वल टू अप्लाइड EMF था एसी पावर सोर्स में, दैट वाज E नॉट साइन ओमेगा टी, फाइन, ये हमें पता था। बच्चों जब करंट का इक्वेशन हमने निकाला तो हमें पता चल गया I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2, ये करंट का इक्वेशन हमने डेवलप किया, करेक्ट। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन को देख लो। बात आती है आपकी फेज डिफरेंस की, 1 बाय 1 करके देखेंगे बच्चों, घबराना मत यहाँ पे, ठीक है। फेज डिफरेंस की मैंने सिखाया था आपको कि फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं बच्चों हमेशा फेज डिफरेंस निकालने के लिए आप एक ही काम करना कि पहले लिखना फेज ऑफ वोल्टेज माइनस फेज ऑफ करंट, फेज ऑफ करंट, ठीक है, यही करना है आपको बच्चों। यहां देखना इस इक्वेशन में ये जो ओमेगा टी दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये किसका फेज है, तो आप बोलोगे ये इक्वेशन किसका है, ये इक्वेशन तो अप्लाइड ईएमएफ का है, यानी बच्चों ये तो वोल्टेज का ही फेज है। तो लिख लो यहाँ पे ओमेगा टी, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। बच्चों ये इक्वेशन किसका है, करंट का है, ये क्या है, उसका फेज है, करेक्ट ना। तो लिख लो यहाँ पे ओमेगा टी माइनस π/2। बच्चों ओपन कर दो ब्रैकेट, ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी, और बच्चों ये क्या बन जाएगा, प्लस π/2। ओमेगा टी कट, क्या मिला आपको, प्लस π/2। पर्पसली मैंने यहाँ पे प्लस साइन लिखा हुआ है, उसका एक मतलब है। बताओ मुझे बच्चों, मान लो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 30 और इसमें से मैंने माइनस किया 25, क्या रिजल्ट आएगा, +5। ये +5 क्यों आया, प्लस साइन क्यों रहा, क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है। जब बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिजल्ट तो पॉजिटिव ही आएगा ना। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि यहाँ पे ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है, मतलब वोल्टेज का फेज ज़्यादा है और करंट का फेज कम है। मतलब बच्चों यहाँ से एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकल के आती है कि वोल्टेज का फेज ज़्यादा है, मतलब वोल्टेज लीड कर रहा है, और करंट का फेज कम है, मतलब बच्चों करंट लैग कर रहा है। क्लियरिटी मिली कि कौन लीड कौन लैग कर रहा है, ये यहां से पता चला। देखो रिजल्ट पॉजिटिव आ गया, तो पता चल रहा है कि वोल्टेज का फेज ज्यादा है और करंट का फेज कम है, इनका डिफरेंस पॉजिटिव आया है। तो बच्चों जिसका फेज ज्यादा है वो लीड करेगा और जिसका फेज कम है वो लैग करेगा। तो यहाँ पे क्लियरली पता चल गया कि बच्चों वोल्टेज लीड करेगा और करंट लैग करेगा, और डिफरेंस आया है π/2। तो कितना से लीड करेगा, π/2 से। कौन, वोल्टेज। कौन लीड कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रहा है। कौन लैग कर रहा है, करंट कर रहा है। कितना से, π/2 से। मतलब बच्चों वोल्टेज आगे आगे चलेगा और पीछे पीछे करंट चलेगी, क्या गैप रहेगा, π/2। क्लियर, बहुत बढ़िया। आ जाओ, नाउ यू आर रेडी फॉर द फेज डायग्राम। समझना बच्चों, यहाँ पे ये जो मार्किंग किया है मैंने, अभी देखो हाईलाइट करने जा रहा हूँ। ये जो आप वेव देख रहे हो ये एक साइनोस्यूडल वेव है, ऑफ कोर्स, राइट। ये जो आप वेव देख रहे हो बच्चों, ये स्टार्टिंग यहाँ 0 से हो रही है, ठीक है, और ये क्या है, π/2 है। ये क्या है, पाई है। ये क्या है बच्चों, 3π/2 है, और ये क्या है, 2π एंड सो ऑन, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ से एक वेव चल रहा है और इसके बाद π/2 से एक दूसरी वेव चालू हो रही है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, देखना वोल्टेज पहले स्टार्ट हो जाएगा और करंट π/2
के बाद से स्टार्ट होगा। इसका मतलब क्लियरली इससे हमें पता चल गया कि जो ये वाला कर्व दिख रहा है आपको, ये वाला कर्व दिख रहा है बच्चों, ये वाला जो कर्व दिख रहा है, ये किसका कर्व है? ये अप्लाइड वोल्टेज का कर्व है। क्यों? क्योंकि ये π/2 आगे चल रहा है। देख लो, करंट पीछे स्टार्ट हो रहा है, देख लो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये पहले ही स्टार्ट हो चुका है, मतलब करंट लैग कर रहा है, करंट पीछे चल रहा है, वोल्टेज पहले ही स्टार्ट हो चुका है। यानी बच्चों इसका यदि इंस्टेंटेनियस, ये देखो ये पीक वैल्यू होता है E0 होगा, और इस कर्व का इक्वेशन लिखना है तो क्या होगा? यही सेम इक्वेशन, E0 साइन ओमेगा टी। क्लियर हुआ? 100% पता चला बच्चों कि कैसे हमने कर्व की सिलेक्शन की, वेव की सिलेक्शन कैसे किया हमने। बहुत बढ़िया। दूसरा, अब आपको समझ आ गया कि ये वाला जो दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला जो दिख रहा है बच्चों, दिस इज नथिंग बट द साइनोसॉइडल वेव विच इज रिप्रेजेंटिंग द अल्टरनेटिंग करंट। करेक्ट? तो इसके लिए भी इक्वेशन लिख लो, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2, ये इक्वेशन। दिस इज योर वेव फॉर्म डायग्राम। बच्चों आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, देखते जाना। अभी मैं आऊंगा फेजर डायग्राम पे वन बाय वन। यहां पे देखना, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या था बच्चों? बताना जरा सा। इंडक्टिव रिएक्टेंस था आपका XL, है ना? और XL इज इक्वल टू क्या मिला था अपने को? ओमेगा एल। XL इज इक्वल टू ओमेगा एल। करेक्ट? ध्यान से देखना, इंडक्टिव रिएक्टेंस का ऐसा यूनिट क्या था बच्चों? यहाँ पे लिख लो, क्योंकि ये ऑब्स्टिकल है, यहाँ पे लिखता हूँ ऐसा यूनिट ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है? विच इज ओम। ठीक है? ओम सिंबल है। एक काम करता हूँ, रुको, सिर्फ ना ऐसा यूनिट लिख देता हूँ, वो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि इंडक्टेंस वाला ही कॉलम है। तो ऐसा यूनिट इज ओम, OHM। सिंबल क्या है बच्चों? ये। क्लियर? क्योंकि ये ऑब्स्टिकल है इन द पाथ ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आ जाओ, ओमेगा के लिए क्या लिखा था आपने? बताना जरा सा। ओमेगा के लिए आपने लिखा था बच्चों 2π/t। इसको क्या लिख दिया था? 2π इंटू 1/t। और इसको क्या लिख दिया था? 2π 1/t के लिए f लिख लिया था, याद है? तो बच्चों यहाँ पे भी क्या लिख दे मैं कि 2πfl। देख लो बच्चों, यहाँ पे देखो 2 नंबर है फिक्स्ड, पाई फिक्स्ड है, एल जो भी है उस मान लो इंडक्टर का, वो तो फिक्स्ड ही है ना? तो बच्चों यहाँ से एक्स एल जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। क्या ये वाली बात समझ में आई कि बच्चों इंडक्टिव नेटवर्क में जब आप जाओगे तो जो भी उस इंडक्टर का इंडक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। और यही चीज बोल देगा कि बताओ एक्सएल वर्सेस एफ का ग्राफ बना के दिखाओ, तो क्या मिलेगा बच्चों? सिंपल सी कहानी है, आपको स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। देख लो, ये क्या मिल गया? एक स्ट्रेट लाइन मिल गया। ये क्या है बच्चों? आपका XL है। देखो ये XL है, और ये क्या है आपका? ये है फ्रीक्वेंसी, है ना? XL एंड ये फ्रीक्वेंसी। तो ग्राफ कैसा मिला हमें? स्ट्रेट लाइन मिल गया। यानी बच्चों इससे हमें पता चला कि जो आपका XL है is directly proportional to the frequency. Inductive reactance is directly proportional to the frequency. जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा XL भी बढ़ेगा, डायरेक्ट रिलेशन है। आ जाओ बच्चों, एक और कहानी यहाँ पे देखना जरा सा, ठीक है? ध्यान से सुनना बच्चों। I0 इज इक्वल टू, आपने पीछे लिखा था E0/ओमेगा एल। चेक कर लो, यहाँ पे देख लो, I0 इज इक्वल टू E0/ओमेगा एल, ये लिखा है ना आपने? इसी को मैं यहाँ पे दोबारा से लिख रहा हूँ। बताना बच्चों, E0 को तो एज इट इज छोड़ दो, ओमेगा के प्लेस पे क्या लिख सकते हो? 2πf, और ये L रहा। तो यहाँ से मुझे बताओ बच्चों कि ये जो आपका करंट है, ये जो आपका करंट है I0 और F में क्या रिलेशन है? आप बोलोगे देखो I0 इस साइड है और F0 इक्वल के अदर साइड डिनोमिनेटर में है, मतलब बच्चों ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देख लो आप, यानी बच्चों यदि यही चीज I वर्सेस F बनाया जाए, I वर्सेस F बनाया जाए तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा?
ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। बच्चों यदि करंट मैक्सिमम है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मिनिमम होगी। ध्यान से देखना, कुछ इस तरीके से कर्व मिल जाएगा आपको। यहाँ पे इसे मैंने ले लिया करंट और इसे मैंने ले लिया फ्रीक्वेंसी, तो कुछ इस तरीके का आपको ग्राफ देखने को मिलेगा। यानी बच्चों यहाँ पे करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है। क्लैरिटी मिली? चलो बहुत बढ़िया, इतना सारा चीज क्लियर है 100%। बच्चों एक और छोटी सी बात यहाँ पर डिस्कस करूंगा मैं, तब आ जाएंगे हम फेजर डायग्राम में। ठीक है, आ जाओ। मान लो यहाँ पे जो बच्चों, एक और पीछे चलता हूं मैं, यहाँ पे जो आपने एसी पावर सोर्स लगा रखा है, सोच के देखना जो मैं पूछने जा रहा हूँ। यहाँ पे एसी पावर सोर्स आपने जो लगा रखा है, इसको हटा के यहाँ पे एक डीसी पावर सोर्स लगा दो। यहाँ पे एक डीसी पावर सोर्स लगा दो। ठीक है, कंडीशन समझ में आ गया कि बच्चों इस एसी पावर सोर्स को हटा देना है और यहाँ पे डीसी पावर सोर्स यानी बैटरी और सेल लगा देना है। अब देखना कहानी क्या होगी यहाँ पे। ठीक है, मैं ये आ गया वापस, इसको जो है मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, या हटा देता हूँ, समझ में आ गया है, इसे हटा दिया मैंने, क्योंकि ये सेम चीज़ मैंने यहाँ लिख दिया है तो क्लैरिटी मिल रही है। अब हमने क्या किया बच्चों, एक लिया इंडक्टर, राइट, और यहाँ पे एक डीसी पावर सोर्स लगा दिया। देखो मेंशन है क्लियरली, डीसी पावर सोर्स। अब डीसी क्या है, डीसी एक ऐसा करंट है बच्चों जो कंटिन्यूअसली एक ही डायरेक्शन में फ्लो करते रहेगा और ऑलमोस्ट कांस्टेंट मैग्नीट्यूड से फ्लो करेगा। ठीक है, तो ये ऐसे चलते रहेगा आपका। तो यहाँ पे बताना क्या डायरेक्शन चेंज हो रहा है, नहीं, ये एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड से ये फ्लो करते रहेगा एक ही डायरेक्शन में। देख लो, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करते रहेगा, ये लाइफ टाइम चलते रहेगा ऐसे। ये मान लो टाइम एक्सिस है, ये हमारा करंट एक्सिस है, तो इस तरीके से कॉन्स्टेंटली फ्लो करते रहेगा। तो बच्चों क्या डायरेक्शन चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है। ऑन द अदर हैंड मान लो यहाँ पे आपके पास एक एसी है, तो इसका देखो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, यानी एक साइकिल में ये डायरेक्शन 2 बार चेंज कर रहा अपना। समझ रहे हो? तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है बच्चों, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, देखो एक साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल, 4 साइकिल, नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड इज गोइंग टुवर्ड्स फ्रीक्वेंसी। और कितना होता है इसके लिए फ्रीक्वेंसी, 50 हर्ट्ज होता है। बट यहाँ पे तो डायरेक्शन चेंज हो ही नहीं रहा है बच्चों। तो इसके लिए डीसी के लिए जो एफ की वैल्यू है, डीसी के लिए जो एफ की वैल्यू है वो कितना होगा, 0 हर्ट्ज। वही एसी के लिए जो एफ की वैल्यू है, हमारे घरों में जो सप्लाई आती है वो 50 हर्ट्ज होता है। समझ रहे हो बात को? तो एसी के लिए फ्रीक्वेंसी तो है, बट बच्चों डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी तो 0 है। जब डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी 0 हो गया, डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी 0 हो गया, अभी जो आपने बच्चों लिखा हुआ है यहाँ पे इक्वेशन, यहाँ पे इक्वेशन जो लिखा हुआ है ये वाला देखना, एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। ध्यान से सुनना, एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल, एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल। इस फ्रीक्वेंसी को यदि यहाँ पे 0 रख दूँ मैं, ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी बच्चों एक कहानी हमें समझ में आ गई कि फॉर डीसी पावर सप्लाई, इवन दो उस नेटवर्क के अंदर एक इंडक्टर लगा है बच्चों, वहां पे इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी यहाँ पे जो एक्सएल है वो बच्चों 0 ओम हो जाएगा। कहानी समझ में आ रही है कि क्यों एक्सएल 0 हुआ? क्योंकि बच्चों यहाँ पे कहानी है एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल, और डीसी में, डीसी पावर सोर्स में एफ ही क्या होता है, 0 होता है। एफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ही खत्म होती है, इसलिए बच्चों यहाँ पे एक्सएल की वैल्यू क्या मिल गया आपका, लड्डू मिल गया। क्लैरिटी मिली यहाँ पे, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ जरा सा फेजर डायग्राम में बच्चों। फेजर डायग्राम में हम क्या करेंगे, सबसे पहले वोल्टेज को पकड़ लेंगे। तो वोल्टेज को देखो जरा सा, इसका इक्वेशन यहाँ पे बता रहा है कि इसका फेज है ओमेगा टी, राइट। तो यहाँ पे एक ना एरो बना देते हैं ऐसे बच्चों, और हम मेंशन कर देते हैं कि ये जो एंगल है आपका कितना है, ओमेगा टी है। और ध्यान रखना फेजर डायग्राम में जब भी एरो बनाते हो, इसका टिप जिस क्वांटिटी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है उसका पीक वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे हमने बच्चों लिया है किसको, हमने लिया है वोल्टेज को, तो ये वोल्टेज का पीक वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा ई नॉट। क्लियर, बहुत बढ़िया। आ जाओ बच्चों, इसी तरीके से करंट को पकड़ो जरा सा। तो करंट वोल्टेज से पीछे चलेगी कितनी, π/2। इसका मतलब देखो ये आगे चल रही है बच्चों वोल्टेज, यहां से करंट को पीछे लेके जाओ,
कितना, π/2 पीछे लेके जाओ। मेक श्योर कि जो एंगल है, ये जो एंगल है वो कितना हो, ये जो एंगल 90 डिग्री हो। बात समझ में आई बच्चों? ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। और ध्यान रखना, इसका टिप किसको रिप्रेजेंट करेगा, उस क्वांटिटी के पीक वैल्यू को। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट को। तो करंट के पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, यानी आई नॉट को रिप्रेजेंट करेगा। इतनी क्लैरिटी मिली, बहुत बढ़िया। आ जाओ बच्चों, एक और चीज सीखते हैं हम यहाँ पे। जब कभी भी आप इसको, इसके पीक वैल्यू को प्रोजेक्ट करेंगे इसके रिस्पेक्टिव वाई एक्सिस पे, राइट, यहाँ पे जो क्वांटिटी मिलेगी बच्चों, आइडियली वो इंस्टेंटेनियस इक्वेशन होना चाहिए, इंस्टेंटेनियस वैल्यू होना चाहिए। यदि ऐसा है तो आपका फेजर डायग्राम करेक्ट है, यदि ऐसा नहीं है तो आप फेजर डायग्राम को दोबारा से चेक करो। बच्चों देखते हैं जरा सा, इसको यहाँ पे प्रेजेंट करो पहले, यानी ऐसे प्रोजेक्ट करो, देखो ठीक है। यहाँ पे बच्चों एंगल है ओमेगा टी, और यहाँ पे कोई एंगल नहीं है। तो जब इसे आप रिजॉल्व करोगे, इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में है ये वेक्टर नहीं, ध्यान रखना ये वेक्टर नहीं है, बट फिर भी इसे वेक्टर जैसा ट्रीट किया जा रहा है। इसे रिप्रेजेंट करो ऐसे इस वाले एक्सिस पे। तो यहाँ पे बच्चों ओमेगा, ये एंगल नहीं है, कुछ भी हमें नहीं पता, यहाँ पे ओमेगा टी है। तो जब एंगल नहीं पता होता है बच्चों, जिसमें उसके साथ साइन लग जाता है, तो इस ई नॉट को क्या लिख दोगे आप, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये वाला कंपोनेंट, ये जो कंपोनेंट देख रहे हो आप। और यही क्या है आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज है, चेक कर लो, ई नॉट साइन ओमेगा टी। बच्चों इसी तरीके से जरा सा आप करंट को भी इस वाई एक्सिस पे प्रेजेंट करो, ठीक है। जब प्रोजेक्ट करोगे इसे यहाँ पे, यानी बच्चों देखो आप कर क्या रहे हो, आप इसे इसे इस वाले एक्सिस पे ऐसे प्रोजेक्ट कर दे रहे हो। तो इसका एक कंपोनेंट आपने, ये कंपोनेंट यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया, करेक्ट। अब थोड़ा सा सोचते हैं, बताना मुझे कि बच्चों ये एंगल आपका कितना है, ओमेगा टी है। ये एंगल कितना है, ओमेगा टी है। ये पूरा 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा बताओ। ये एंगल बच्चों हो जाएगा आपका π/2 माइनस ओमेगा टी। क्लियर है 100%। अच्छा एक और चीज बताओ यहीं पे बच्चों, ये क्या है 0 डिग्री, ये क्या है 90 डिग्री, ये क्या है 180 डिग्री, ये क्या है 270 डिग्री, और फिर से ये 360 डिग्री। जब यहाँ से ऊपर जाते हो तो ये पॉजिटिव, और जब यहाँ से रिवर्स आते हो तो ये निगेटिव। मतलब 0 से नीचे आओगे बच्चों, जो भी मान लो मैं यहाँ पे चला गया, ये एंगल मैंने 60 डिग्री नीचे चला गया, तो बच्चों मेरा वैल्यू तो 60 डिग्री है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन बच्चों ये क्या लिखा जाएगा, -60 डिग्री लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंट्री ले लिया है। यही एंटी क्लॉकवाइज लेते यहाँ चले जाते तो ये क्या होता है आपका +60 डिग्री होता। कहानी समझ में आ रही है? तो बच्चों इसी तरीके से आपने यहाँ पे π/2 माइनस ओमेगा टी नीचे तो चले गए, यानी इतना नीचे तो चले गए, लेकिन बच्चों ये जो भी एंगल है वो क्या है, निगेटिव है। तो जब आप इसे सॉल्व कर लोगे, तो क्या मिल जाएगा आपको बच्चों, इस निगेटिव साइन को अंदर डाल दो तो आपको मिल जाएगा ओमेगा टी माइनस π/2, यानी ये जो एंगल है ये है आपका ओमेगा टी माइनस π/2। और वही मैं बता रहा था बच्चों कि जब इसको आप प्रोजेक्ट करोगे इधर, तो ये जो कंपोनेंट दिख रहा है आपको, करेक्ट, देखो यहाँ पे एंगल नहीं पता है, ये एंगल पता है, और ये कितना है, ओमेगा टी माइनस π/2 है। तो इसके साथ क्या लगेगा, देखो आई नॉट तो पहले आ जाएगा, है ना, ये आई नॉट इसका मैक्सिमम वैल्यू है, तो आई नॉट तो पहले आ जाएगा, और इसके साथ लगेगा साइन, और साइन में कौन सा एंगल, तो बच्चों ये एंगल, और ये एंगल कितने हैं, ओमेगा टी माइनस π/2 है, ओमेगा टी माइनस π/2 है। और चेक करो क्या ये इक्वेशन इंस्टेंटेनियस करंट का है, यानी बच्चों क्या ये आई ही है, बिल्कुल ठीक बात है, ये इंस्टेंटेनियस करंट ही है। यानी बच्चों हमने यही बात की थी आपसे कि जब आप इसके इस वेक्टर को प्रोजेक्ट करोगे वर्टिकल एक्सिस पे, राइट, इसको रिजॉल्व कर दोगे इसके वर्टिकल एक्सिस पे, तो जो ये कंपोनेंट मिलेगा उस पार्टिकुलर क्वांटिटी का इंस्टेंटेनियस इक्वेशन होगा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगा। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि ई जो है आपका दैट इज ई नॉट साइन ओमेगा टी है, एंड बच्चों आई जो है आपका दैट इज आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2 है। क्लियर? क्लियर हो गया बच्चों? कोई डाउट? इतनी सारी इंफॉर्मेशन जो है आपको एक एक चीज को बिल्कुल हाईलाइट करके नोटबुक में नोट करना है ना? ओके फाइन।
एक बार में सारा चीज क्लियर नहीं होता है, वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, ठीक है? एक एक कॉन्सेप्ट्स को एब्जॉर्व करो। तो बच्चों आज जो है हम यहीं पे इस टॉपिक को क्लोज करेंगे। हम आपसे फिर मिलेंगे इसी सीरीज के अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन पढ़ाई करते रहो। बाय बच्चों, टेक केयर।